If anyone has any doubt, then he or she can ask. जल्दी पूछिए, किसी का कोई डाउट है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है, सबने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दैट मीन्स विल प्रोसीड। 10 नंबर, आगे बताइए। 15 15 नंबर, और आगे बताइए। बस, चलिए। 10 नंबर क्या है, मॉड पे बेस्ड है, ठीक है। हम लोग ग्राफ और आप भी आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी चलिए फटाफट तत्काल में पढ़ लेते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है, अगर मॉड ऑफ एक्स कहीं पे है तो उसका मतलब होता है एक्स निकल के आएगा जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और जीरो होगा, इसका वैल्यू माइनस ऑफ एक्स निकल के आएगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, ठीक है। और मॉड ऑफ एक्स कैसा होता है, मॉड ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले भी मॉड ऑफ एक्स को देखा है, ठीक है, हम लोगों ने इनइक्वालिटीज में पढ़ा था। तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव निकलता है। चाहे मैं अगर मॉड ऑफ 2 रखूंगा तो 2 ही निकल के आएगा, मॉड ऑफ -3 रखूंगा तो 3 निकल के आएगा। यानी कि जो अंदर वाला नंबर है वो अगर पॉजिटिव है तो वही निकल के आता है, अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव वाला वर्जन निकल के आता है, ठीक है। यानी कि जो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि मॉड ऑफ जीरो ले लेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। तो मॉड ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है। वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, या तो जीरो या फिर पॉजिटिव। यानी कि मॉड ऑफ एक्स का जो वैल्यू है जीरो या फिर पॉजिटिव आएगा, उसके अलावा दूसरा वैल्यू नहीं आ सकता, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। ठीक उसी तरीके से हमें पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अब बोला गया है कि मॉड ऑफ एक्स अगर मैं दे दूं कि y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अगर मैं दे दूं, अगर मुझसे पूछा जाए कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो इस केस में x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल, ठीक है। y का वैल्यू अलग अलग आ सकता है क्योंकि y मॉड ऑफ x का वैल्यू है, बट x का वैल्यू कोई भी रियल हो सकता है, ठीक है। तो अगर मेरे को ऐसा दे दिया जाए कि फाइंड द पहले ये वाला ले लेते हैं कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोला जाए, तो इसका जो डोमेन निकला वो कितना निकल जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन वो हमारा निकल जाएगा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और y इक्वल टू अगर मॉड ऑफ x है तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, मॉड ऑफ x, और मॉड ऑफ x कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स व्हाट, रेंज ऑफ फंक्शन विल बिलोंग्स टू, रेंज ऑफ फंक्शन विल बिलोंग्स टू जीरो से लेके इंफिनिटी तक, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। एक चीज और ध्यान से नोटिस कीजिएगा, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं पहले मॉड ऑफ को एक्स के बारे में बता दे रहा हूँ। ध्यान से नोटिस कीजिएगा एक चीज, अगर मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है या y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, दोनों सेम चीज है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, या फिर मैं चलिए y लिख देता हूँ, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो ये जो x है, ठीक है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो गया तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x निकल के आएगा। अगर x का वैल्यू लेस देन जीरो हो गया तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस एक्स निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ x का वैल्यू ही वही होता है, मैंने अभी यहाँ पे बताया, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो गया तो x का मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या निकलेगा, x। अगर x का वैल्यू लेस देन जीरो हो गया तो मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस ऑफ x, ठीक है। तो यानी कि हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि जो भी हमारा x है वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। लेस देन जीरो मतलब क्या है, x का वैल्यू लेस देन जीरो मतलब जीरो से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक कोई भी वैल्यू। x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, जीरो से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू। तो यानी कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। बट इसमें हमें पता चला है कि y का जो वैल्यू होगा, y का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। और x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये हो गया मॉड ऑफ x का प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गया मॉड ऑफ x का प्रॉपर्टी। अब आते हैं इस पे, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है।
अब x माइनस वन जो है वो क्या हो सकता है, x माइनस वन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो ये अंदर वाला क्या हो सकता है, अंदर वन कुड बी एनी रियल नंबर। ठीक है, x का वैल्यू मैं कुछ भी लेते रहूंगा, ये वैल्यू हमेशा आते रहेगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, तो x जो हो सकता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दैट मींस व्हाट, अगर x कोई भी रियल नंबर होगा तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल। अब पूछा जाए कि y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू तो मॉड ऑफ x माइनस वन है। मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू हो, वो वैल्यू हमेशा क्या होगा, मॉड के अंदर चाहे कोई भी वैल्यू हो, वो वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, उसके अलावा दूसरा चीज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया बिलोंग्स टू रियल। और रेंज ऑफ फंक्शन अगर पूछा जाए, हमारा रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, वो हो गया बिलोंग्स टू जीरो से लेके इंफिनिटी। ठीक है, यहां तक चलिए बढ़िया था, ये आसान था। ये वाला थोड़ा सा अलग दिया गया है, g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। और ये सारे चीजें जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, g ऑफ x इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। ठीक है, x तो हमें पता चल गया कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है मॉड के केस में। अब एक चीज सोचिए, हमारा मॉड ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो। और यही हमारा y का वैल्यू था, y का वैल्यू क्या था, माइनस मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x का वैल्यू होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, माइनस मॉड ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू जीरो। और यानी कि इसका y का वैल्यू कितना हो गया, लेस देन और इक्वल टू जीरो। लेस देन और इक्वल टू जीरो मतलब y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक। तो ये आ गया हमारा रेंज और ये आ गया हमारा डोमेन। ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा अगले क्वेश्चन जो पूछा गया था, और आप लोग को जिस दिन ऑफलाइन बुलाया जाता है तो ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा आने का। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं होता है तो ट्राई कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अपने आप को दिक्कत में डाल के लाना है, ऐसा नहीं। अगर आप लोगों से पॉसिबल हो सकता है तो आने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अगर आप लोगों से पॉसिबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो कोशिश कीजिएगा आने का। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे ऑफलाइन में स्विच करना थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, ये आप लोग को भी पता चलेगा अभी। ठीक है, एक तो पहले ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने में माइंड को एडजस्ट होने में समय लग जाता है, 2-3 हफ्ते का। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, सर समझ नहीं आ रहा है, सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, टीचर को भी पढ़ाने में दिक्कत होता है कि ऑफलाइन से डायरेक्टली ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में पढ़ाते 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 क्या हो गया, हैबिट हो गया। ठीक है, 2-3 महीना पढ़ा लिया ऑनलाइन। अब क्या ऑफलाइन में डायरेक्ट जाने में दिक्कत होगा। ठीक है, पढ़ाने का मन नहीं करेगा हमको भी, क्योंकि इधर पूरा बैठे बैठे आराम से कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोग भी आराम से बैठे बैठे पढ़ रहे हो, तो मेरा भी आदत खराब हो चुका है, आप लोग का भी आदत खराब हो चुका है। ठीक है, तो फिर उस आदत को चेंज करने में हमको समय लगेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, अभी तो जुलाई महीने में खुल ही जाएगा, चाहे मिड में हो या स्टार्टिंग में हो, तो हमने डायरेक्टली स्विच करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए एक दो दिन अगर पॉसिबल हो सकता है, जिस दिन बुलाया जाता है, तो कोशिश कीजिएगा आने का। ठीक है, किसी को फोर्स नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में बोला जाता है कि f इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, f इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा दिया हुआ है। तो यानी कि फंक्शन को ऐसे लिखा गया है, फंक्शन को ऐसे लिखा गया है, मतलब ये हमारे पास कितना हो गया, एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। फंक्शन मतलब क्या हो गया, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है। अब बताइए, ये तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी फंक्शन होता है या रिलेशन होता है उसको एक्स कोमा वाई ऐसे लिखते हैं, ये वाला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है, ये वाला क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, हमारा वाई इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। और डोमेन हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स, तो एक्स क्या हो सकता है, एक्स कुड बी एनी रियल नंबर। ठीक है, y हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें से हमें रेंज निकालना है, हमें पता है कि x का वैल्यू जीरो भी नहीं हो, हमारा सारा होगा, सारा हो सकता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का भी जीरो होगा नहीं, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है,
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो y माइनस वन इक्वल टू माइनस वाई, ऐसा आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वाई बाई वाई माइनस वन। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वाई बाई वाई माइनस वन। तो रूट के अंदर आ गया तो माइनस वाई बाई वाई माइनस वन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, बट y कैन नॉट बी इक्वल टू वन क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी, हाँ, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बाई वाई माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। हम लोग अपना वेवी कर्व मेथड पे जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग को वेवी कर्व मेथड नहीं आता है तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा, 3 से 4 वीडियोस होगा, मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, वो देख लेना है, क्योंकि आगे जाके जब हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब चीजें पढ़ेंगे तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा नाम का एक चैप्टर आएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा ये। ठीक है, तो हमारे कैलकुलस में गड़बड़ी होगा फिर। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जीरो आ जाएगा और यहाँ पे हमारा वन आ जाएगा। हमारा कर्व जो है कुछ इस तरीके से घूमेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें कौन सा वाला चाहिए, हमें माइनस वाला चाहिए, जिसमें जीरो लिया जाएगा, वन नहीं लिया जाएगा। तो यानी कि y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जीरो से लेके वन। तो ये हमारा हो गया रेंज, और x बिलोंग्स टू रियल, ये हमारा हो गया डोमेन। क्लियर है? यस सर। चलिए, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, एनीवन? बहुत सारे बच्चे हैं, किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। अंकित, अंकुश, अंशिका, नैन्सी, शिवम, सुरभि, विवेक, किसी को भी कोई डाउट है पूछ सकता है। सर 20 और 21 में से कोई एक बता दें। 20 और 21 में से कोई एक, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं पहला वाला ही बता देता हूँ, 20 को। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले बोला गया कि इट्स डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का डोमेन को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, और हमारा दिया गया डोमेन ही बोला गया ना, रेंज नहीं बोला गया। चलिए बहुत बढ़िया, बच गए हम लोग, एक ही चीज बोला गया। अब सबसे पहला चीज बताइए, रूट के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल। x प्लस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बट ये इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा। अनडिफाइंड हो जाएगा इक्वल जीरो को। हाँ, तो ये डिनोमिनेटर में रखा गया है इस चीज को। अगर ये डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर में रखा जाता ना, ऐसा डायरेक्टली x मॉड ऑफ x एफ एक्स इज इक्वल टू, तब हम लोग कर देते, कोई दिक्कत नहीं आता। बट ये डिनोमिनेटर में रखा गया तो इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या दो केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस वन, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और केस टू जब x का वैल्यू लेस देन और इक्वल, क्योंकि मॉड आ गया, मॉड आने से अब अलग अलग। अब सोचिए, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तो मॉड ऑफ x का क्या वैल्यू निकल के आता है, x। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, x प्लस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और मॉड ऑफ x का वैल्यू x है, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ले रखा है, तो x प्लस x ग्रेटर देन जीरो। तो यानी कि हमारा आ जाएगा 2x ग्रेटर देन जीरो। अगर 2x ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर देन जीरो, यानी कि x बिलोंग्स टू जीरो से लेके इंफिनिटी। क्या ये हो सकता है जीरो से लेके इंफिनिटी? ऑब्वियसली हो सकता है। हमने x का वैल्यू क्या लिया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना। तो x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिया गया था, x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिया गया था, तो जीरो या जीरो से बड़ा इसका आंसर आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। चलिए ये सही हो गया। केस टू, x का वैल्यू लेस देन जीरो, x का वैल्यू लेस देन जीरो से मॉड ऑफ x का वैल्यू कितना आता है, माइनस ऑफ x निकल के आता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस मॉड ऑफ x था ग्रेटर देन जीरो। अब मॉड ऑफ x का वैल्यू इस केस में कितना आ जाएगा, माइनस x, तो x माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो x माइनस एक्स ग्रेटर माइनस माइनस जीरो, तो ये क्या आ गया, जीरो ग्रेटर देन जीरो। तो जीरो ग्रेटर देन जीरो कभी हो सकता है क्या? नो सर। तो नॉट पॉसिबल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि क्या पॉसिबल नहीं है, x का वैल्यू लेस देन जीरो कभी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि x का वैल्यू लेस देन जीरो नहीं हो सकता। आया समझ में? यस सर, आगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, x जो होगा वो क्या आएगा, जीरो से लेके इंफिनिटी। तो यानी कि हमारा डोमेन जो हो गया वो डोमेन क्या आ गया, जीरो से लेके इंफिनिटी। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो हमारे पास आ गया वो बिलोंग्स टू आ गया जीरो से लेके इंफिनिटी। ठीक है, चलिए और बताइए। अब मेरे ख्याल से 21 बन जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अभी तक हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, बट अब पढ़ेंगे, अब दिमाग लगाएंगे।
ठीक है। क्या किसी को ऐसा ही पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? क्या किसी को थोड़ा बहुत पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? अरे बोलिए भाई। एनीवन? अंकित, नो सर। अंकुश, अंशिका, नैन्सी, शिवम? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पता है मतलब अच्छी बात है, अच्छे से समझ में आएगा फिर। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब हो जाता है, ध्यान से सुनते हुए जाइएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सबसे पहले तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे पहले तो एक तो इंटीजर पता चल रहा है कि इंटीजर जैसा होगा। मैं एक बहुत बड़ा नंबर लाइन बना देता हूं, ठीक है। नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लेते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूं 3.5, ठीक है, मैंने लिख दिया 3.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, अगर इसके अंदर कुछ भी नंबर रखा गया तो इसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर हमेशा वो बता देता है, ठीक है। उसका वैल्यू जो निकलता है हमेशा लेफ्ट साइड वाला इंटीजर निकलता है। अगर मैं 3.5 लिखूंगा तो 3.5 जो होगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा, 3.5। अब बताइए 3.5 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर है? What is the integer on the left hand side of 3.5 in the number line? 3। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमेशा 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर बताता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, -2.7, ठीक है। अब बताइए -2.7 कहां पे आएगा, -2.7 यहां पे कहीं पे आएगा। -2.7 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर है? -3। तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3, ठीक है। अगर मेरे से पूछा जाता है कि 0.1, तो 0.1 जो है वो कहां पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा 0.1। 0.1 के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा इंटीजर है? विच इंटीजर? 0। वेरी गुड, ठीक है। तो इसी तरीके का आंसर आने लगते हैं हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। उसके बाद दूसरा चीज, अगर मैं कोई इंटीजर रख दूं, ये तो मैंने डेसिमल पॉइंट्स रखे या फ्रैक्शंस रखे, अगर मैं कोई इंटीजर रख दूं जैसे कि 5 रख दिया, अगर उसके अंदर इंटीजर है तो इंटीजर ही निकल के आएगा। कोई भी इंटीजर रख देता हूं -7, तो जो इंटीजर रखूंगा वो इंटीजर ही निकल के आएगा। बट इंटीजर के अलावा, अदर देन इंटीजर, इफ वी पुट सम डेसिमल नंबर्स देन विल गेट द इंटीजर दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा, अगर मैं इंटीजर दे दूं तो वही वैल्यू निकल गया, बट इंस्टेड ऑफ इंटीजर अगर हम कोई भी डेसिमल नंबर पुट करें देन वी विल गेट द लेफ्ट साइड इंटीजर, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जो हमारा डेसिमल पॉइंट रहेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा इंटीजर रहेगा वो वाला वैल्यू हमारा आंसर के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना तक? यस सर। तो यही होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसको ऐसे बॉक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। तो दिमाग में क्या डालना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर होगा वो हमें मिल जाएगा, वी विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर, ठीक है। अब इसको टेक्निकल फॉर्म में कैसा लिखा जाए, टेक्निकल फॉर्म में मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई नंबर है i मतलब क्या, इंटीजर, ठीक है, और ऐसे करके कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, सॉरी x, ठीक है, और कोई भी एक से बड़ा इंटीजर क्या होगा, i+1, ठीक है, इफ, ठीक है। अगर एक इंटीजर है i, ठीक है, उसके बाद कोई नंबर है x,
और x जो है i+1 से छोटा है और i से बड़ा है। अगर कहीं पे भी ऐसा कंडीशन आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर आएगा, दैट इज i। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 बाई, चलिए बहुत बढ़िया, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। वाह, ध्यान से देखिए, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका क्या निकालने के लिए बोला गया है? इसका निकालने के लिए बोला गया है डोमेन। ठीक है, अगर हम इसका डोमेन निकालेंगे तो कंडीशन क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी आवर कंडीशंस? x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये रूट के अंदर है, बट ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों? डिनोमिनेटर में है। क्यों डिनोमिनेटर में? सो वी विल गेट ओनली x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एज ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ऐसा कंडीशन कब हो सकता है? ऐसा कंडीशन तभी हो सकता है जब हमारा x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आया, अब इसमें x का क्या क्या वैल्यू होना चाहिए? ठीक है, कि हमारा डोमेन निकल जाए, कि दोनों को ऐड करो तो हमें ग्रेटर देन 0 मिले। क्या कोई बता पाएगा क्या होना चाहिए? 1 और माइनस। ठीक है, चलिए हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। इधर ले लेते हैं 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3। सबसे पहली बात, x तो 0 नहीं हो सकता, इतना क्लियर है सबको? क्योंकि 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहला पॉइंट सबको क्लियर है कि x 0 नहीं हो सकता? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे वाला पॉइंट देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लूं, 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लूं, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। दोनों मिलके क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, दोनों का सम। ये भी पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, तो दोनों का सम क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि 0 और ये हमारा इसका सम क्या चाहिए, हमें वैसा x का वैल्यू चाहिए कि दोनों को सम करने पे क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए। ठीक है, तो यानी कि दोनों का सम वाला, सॉरी 0 से बड़ा तो सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर जो है 0 से बड़ा तो होगा ही, 0 से बड़ा सारा का सारा वैल्यू होगा। हमें ये चेक करना है कि 0 से छोटा कहां पे हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं 0 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लूं, यहाँ पे 0 से छोटा, ठीक है, तो 0 से छोटा जैसे -0.5, तो -0.5 लेने से ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? अगर x का वैल्यू -0.5 लेंगे तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव हो गया, बहुत बढ़िया। अगर x नेगेटिव हुआ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? क्योंकि अगर यहाँ का पॉइंट लिया वो तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू देगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा, तो ये भी नेगेटिव। दो नेगेटिव नंबर को ऐड करने से आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। बट हमें क्या बताया गया है कि दोनों को ऐड करो तो हमारा आंसर कैसा चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यानी कि 0 से छोटा कोई भी नंबर मैं ऐड कर रहा हूं, अगर मैं 0 से छोटा कोई भी नंबर ऐड कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है। बट
हमें क्या बोला गया है कि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और आंसर पॉजिटिव तभी हो पाएगा जब हमारा x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब x बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी। तो ये हमारा हो गया डोमेन। क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ में आया? ठीक है। यस सर, आगे। अब जाते हैं रेंज पे। अगर रेंज निकालना है तो रेंज भी इसी तरीके से निकल जाएगा। ये गैस का बदबू क्यों आ रहा है? ठीक है, देखिए रेंज पे जाते हैं अगला। हमारा y इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसा दिया हुआ था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रेंज निकालेंगे तो मतलब y का वैल्यू, तो ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट फिर भी चलिए करके देखते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर, ऐसा आएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? सबसे पहला चीज, 0। y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, y का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता। दूसरा चीज क्या है, अब x प्लस मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 बाई वाई स्क्वायर। अब अगर 1 बाई वाई स्क्वायर है, ठीक है, 1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, एक चीज देखते हैं, x प्लस मॉड ऑफ x का वैल्यू 1 बाई वाई स्क्वायर, हाँ सही तो है। ठीक है, अब 1 बाई वाई स्क्वायर हो गया, उसके अलावा वो ऐसा कोई चीज हो सकता है कि y का वैल्यू नहीं हो? तो यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू ऑल रियल नहीं, ठीक है, एक सेकंड रुके देखने दीजिए। पहला हमारा डोमेन क्या निकला था? डोमेन x का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो x चलो चला गया पॉजिटिव में। y का वैल्यू जो है x प्लस मॉड ऑफ x को बोला गया है ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 तो y का वैल्यू तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं रेंज, अगर हमें निकालना हुआ तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए इधर मैं इधर से डायरेक्टली देख के इसका रेंज बता सकता हूँ। सबसे पहला चीज, ये वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो सबसे पहला चीज y का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगा। कभी y का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि y इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो 1 बाई समथिंग भी ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब क्या है? y, तो y विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आया समझ में? और y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए उस पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा डायरेक्टली निकल जा रहा है। तो यानी कि y जो होगा, y का वैल्यू हमेशा जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि इसका जो रेंज होगा, रेंज बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। बस ठीक है, इतना मेहनत कर, और से मेहनत करके भी पता ही चल रहा है हमें, क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब y का वैल्यू तो 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा ग्रेटर देन 0 मतलब पूरा का पूरा। ठीक है, y हमारा ये निकल के आया था, हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, और y कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता। y लेस देन 0 होने के लिए इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल अब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन और रेंज था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग खुद से कर सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा खुद से करने का। तो ये था हमारा डोमेन और रेंज, यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब हमारा अगला जो पार्ट आएगा वो ग्राफ के बारे में आएगा, कि हमें बहुत सारे ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ये समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन? अगला हमारे Yes, पास sir. दो विकल्प है। ठीक है, ग्राफ वाला जो पार्ट है उसमें हमें कुछ कुछ ग्राफ्स पढ़ने हैं। ठीक है,
तो आप लोगों के पास कुछ ना कुछ बुक या कुछ ना कुछ होगा, एनसीईआरटी हो गया या फिर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कुछ ना कुछ बुक सबके पास होगा, आई होप होना चाहिए, है कि Yes, नहीं? sir, है. है ना? सबके पास है या किसी के पास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। सबके पास है? यस सर। ठीक है, हाँ सर। सर। चलिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, बस एक छोटा सा काम कीजिएगा, ठीक है? कौन सा वाला बुक है, 12th वाला बुक है या 11th वाला बुक है? 12 दोनों है। दोनों है. दोनों है सर। ठीक है, चलो मैं 12th वाला बता देता हूँ, किसी के पास अगर 11th वाला नहीं है, 12th वाला है, ठीक है, तो दोनों में, तो 11th वाला फंक्शन वाले चैप्टर में आप लोगों को एक ग्राफ दिखने लगेगा, ठीक है, फंक्शन वाले चैप्टर में ग्राफ ऑफ फंक्शन नाम से दिखेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी के पास 11th वाला बुक नहीं है, 12th वाला बुक है, तो आप लिमिट वाले चैप्टर में जाइएगा, लिमिट या कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में, तो आपको वहां पे ग्राफ दिखेगा बहुत सारा, ठीक है। लिमिट या कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में दिखेगा, कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में क्लास 12th का, तो बहुत सारे ग्राफ दिखेंगे। तो ग्राफ को कुछ याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है कि इसका ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि कल जब मैं डिस्कस कराऊंगा तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में जा सकेंगे, ठीक है। और एक बार ग्राफ पढ़ लेने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं डोमेन रेंज, वो इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, मतलब फिर करने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए फिर, और आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला था, अगर बुलाया जाता है तो, क्योंकि अभी स्कूल खुलने वाला है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।